गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां अपने कर रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी अपने क्या कर रहे थे, CFT क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसके अंदर अपने कर लिया था अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। अब अपने पास इसका नेक्स्ट पार्ट है चतुष्फलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन। तो ये कैसे होता है देख लेते हैं। ये अपने पास तीन अक्ष हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। क्लियर। अब चतुष्फलकीय संकुल में क्या होता है कि जब कोई चतुष्फलकीय हो चाहे अष्टफलकीय, जब कोई लिगेंड आक्रमण नहीं करता तो सभी की ऊर्जा समान रहती है। क्लियर। परंतु चतुष्फलकीय संकुलों में क्या होता है कि लिगेंड उन डी कक्षकों पर आक्रमण करते हैं जो कहाँ होते हैं, अक्षों के मध्य स्थित रहते हैं, और यहाँ पर लिगेंड आक्रमण करते हैं और इनके मध्य क्या बढ़ जाता है, प्रतिकर्षण बढ़ जाता है। इसलिए अक्षों के मध्य स्थित जो डी कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, ज़्यादा, और जो अक्षों के ऊपर स्थित डी कक्षक तो होते हैं उनकी ऊर्जा क्या हो जाती है, कम। तो बात लिखते हैं, इस प्रकार के संकुलों में लिगेंड धातु के अक्षों के मध्य स्थित डी कक्षकों, जिसे क्या बोलते हैं, T2। अब आप कहोगे जी क्यों नहीं लगाया, जी लगाते हैं जीरेड के लिए, एक टर्म होती है, ठीक है, जो 11th क्लास में पढ़ते हैं। क्लियर। वो चतुष्फलकियों में नहीं लगती, याद रखना है, चतुष्फलकियों में जी नहीं लगता, सिर्फ किस में लगता है, अष्टफलकीय में लगता है। जो अक्षों के मध्य स्थित डी कक्षकों पर आक्रमण करते हैं जिससे T2 कक्षकों की ऊर्जा अधिक हो जाती है, और उनका विपाटन हो जाता है, क्लियर। तो देखें, ये अपने पास क्या है, डी ऑर्बिटल है, ठीक है। ये समभ्रंश है जिनकी ऊर्जा क्या रहती है, समान। जैसे ही लिगेंड का आक्रमण होगा तो अक्षों के मध्य स्थित है वो तो चल जाएंगे ऊपर। क्लियर। अक्षों के मध्य स्थित डी कक्षक है वो चल जाएंगे ऊपर, और वो कौन से होते हैं, T2G, ठीक है। पर अपने को इसमें क्या लिखना है, सिर्फ T2 लिखना है, T2। और जो अक्षों के ऊपर होते हैं उनकी ऊर्जा हो जाएगी कम, और इन्हें क्या बोलेंगे, सिर्फ E बोलेंगे। और बीच वाला अपने पास क्या है, अब वहां डेल्टा O लिखते थे, यहां डेल्टा T लिखेंगे। T का मतलब होता है टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय, इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्लियर। ये दोनों के बीच का क्या होता है, गैप होता है। क्लियर। अब देखो, नोट में एक बात लिखनी है कि नोट डाल देंगे अपने 2000 का, बहुत ही बढ़िया नोट चलता है, गुलाबी नोट, ठीक है। नोट में ये लिखना है कि चतुष्फलकीय संकुलों में
दुर्बल व प्रबल क्षेत्र कुछ नहीं होता, दुर्बल व प्रबल क्षेत्र नहीं होता, यानी ये वो सिद्धांत है, ये नहीं लगेगा, ठीक है, होगा, ये आपके लिए लाइन है स्पेशल बनाई हुई, ठीक है। अब देखें, ये इसलिए नहीं होता क्योंकि ये लाइन अपने को बुक के हिसाब से बता रहा हूं, क्योंकि डेल्टा ओ का मान बहुत ज्यादा होता है, किसे, डेल्टा टी से, क्योंकि डेल्टा ओ का मान बहुत ज्यादा होता है डेल्टा टी से। अष्टफलकीय संकुलों में तो विपाटन बहुत ज्यादा होता है, जबकि चतुष्फलकीय में विपाटन बहुत ही कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से कूद के कहां जा सकता है, ऊपर वाले में जा सकता है, यानी ई से कहां जाएगा, T2 में चला जाएगा। क्लियर, कम ऊर्जा चाहिए, तो मैं लिख देता हूं चतुष्फलकीय संकुलों में डेल्टा टी क्या होता है, कम होता है युग्मन ऊर्जा से, ठीक है, होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। सिंपल। अब आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपके लिए कि Fe+3 का चतुष्फलकीय, या फिर इसको भी बाद में डिसाइड करें, पहले एक बोर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। बोर्ड में क्वेश्चन ये आया था कि चतुष्फलकीय संकुल हमेशा उच्च चक्रण वाले क्यों होते हैं, वाले क्यों होते हैं। तो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा अपने को डायग्राम बनाना है, इतना सा, ठीक है। ऊपर अपने पास क्या है, T2, और नीचे अपने पास क्या है, E। क्लियर, बीच में बेरी सेंटर और यहां पर डेल्टा टी, जिसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। तो अपने को लिखना है कि चतुष्फलकीय संकुलों में, ठीक है, जो डेल्टा टी क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता, इस कारण ये हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल अपने ले लेते हैं Fe+3, प्रबल व दुर्बल नहीं होता। आपको एग्जाम में अगर दे दे प्रबल व दुर्बल क्षेत्र में चतुष्फलकीय संकुलों के लिए CFT आरेख बनाइए, तो एक ही बनाना है, उसमें लिख देना है प्रबल व दुर्बल के लिए समान होता है, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5 भरने 1 2। अब ऊर्जा बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चला जाएगा, 3 4 5। क्लियर, हमेशा एक एक करके भरने चतुष्फलकीय संकुलों में। तो इसमें आंसर लिख देते हैं अपने, इस प्रकार के संकुलों में डेल्टा टी, या अपने बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा का मान बहुत कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं हो पाता, और ये हमेशा उच्च चक्रण संकुल बनाते हैं, संकुल बनाते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब
पहला तो ये हो गया चित्र डायग्राम, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ई में कितने हैं इलेक्ट्रॉन बताओ? 2। T2 में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 3। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब बताना रंगीन है या रंगहीन। 5 है तो ये होगा रंगीन। अणुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो अणुचुंबकीय। अब आपको चुंबकीय आघूर्ण अपने आप निकालना है, जो मैंने आपको सिखाया था। चुंबकीय आघूर्ण म्यू, फॉर्मूला कौन सा था? √N+2 याद आया कुछ? बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके अंदर अपने करेंगे संकुल आयनों में रंग प्रदर्शन। चतुष्फलकीय या अष्टफलकीय संकुल जो भी बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं संकुल आयनों में रंग प्रदर्शन, ठीक है। संकुल आयनों में रंग प्रदर्शन। अब देखो होता क्या है कि ये अपने पास ये अलग ही टॉपिक है, ठीक है ना। चतुष्फलकीय संकुल हो गया खत्म। अब ऊपर Eg, नीचे T2G, बेसिक यही है, ठीक है। ये बीच में आपको बताया होगा क्या आता है? बेरी सेंटर आता है, बेरी सेंटर। इन दोनों का बीच का गैप डेल्टा O, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। क्लियर? अब देखो इसके अंदर लिखना क्या है, ठीक है। CFT क्या कहती है कि जब भी समान ऊर्जा के कक्षकों पर लिगैंड आक्रमण करता है तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है। पहली लाइन तो ये, तो यहां पर लिख देता हूं साथ के साथ। CFT के अनुसार लिगैंड के कारण समान ऊर्जा के कक्षक दो भागों में बंट जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाते हैं। क्लियर? अब जिसमें तो क्या होता है, कुछ की ऊर्जा तो ज़्यादा हो जाती है और कुछ की ऊर्जा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। क्या हो जाता है? कुछ की ऊर्जा ज़्यादा हो जाती है, कुछ की ऊर्जा कम हो जाती है। क्लियर? अब सिंपल सी लाइन लिख ली। अब होता क्या है कि नीचे T2G आ जाता है और ऊपर Eg आता है। अगर किसी के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, भाई विपाटित हो गए। मान लो अपने एग्जाम्पल ले लें कोई भी, जैसे अपने पास है टाइटेनियम +3, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेगा अपने पास 3D1। क्लियर? टाइटेनियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन में यहाँ भर दिया। ये आया है बोर्ड में, क्वेश्चन आया है, ठीक है। टाइटेनियम क्या है? रंगीन है या रंगहीन? अगर रंगीन है तो इसका CFT आरेख बनाइए। क्लियर? तो आपको पता है टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 3D2 4s2, ठीक है। 3 निकल गया तो क्या बच गया? 3D1 बच गया, ठीक है। अब टाइटेनियम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उससे समझ लेते हैं। तो अगर किसी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो उसे संक्रमण के लिए स्थान मिल जाता है, क्या मिल जाता है? संक्रमण के लिए स्थान मिल जाता है। क्लियर? अब अपने को क्या करना है कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है इसके पास, यानी रंगीन होगा, संक्रमण करेगा। संक्रमण कैसे करेगा? यहां से यहां जाएगा। कैसे जाएगा? जब इसको यहां से यहां जाने के लिए ऊर्जा चाहिए,
मान लो आपको जोधपुर से जाना है दिल्ली, तो आपको उसका किराया चाहिए ना, उसी टाइप से इस इलेक्ट्रॉन को T2G से किस में जाना है, EG में संक्रमण करना है। क्लियर? तो उसे इसके बराबर क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। ठीक है, वो ऊर्जा का अवशोषण करके कहाँ चला जाता है, ऊपर। ठीक है, तो स्थान मिल जाता है। यह है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके ऊपर वाले कक्षक में संक्रमण करता है, ऊपर वाले कक्षक में संक्रमण करता है। क्लियर? ये गया ऊपर वाले कक्षक में संक्रमण करता है। अब ये संक्रमण करके ऊपर तो चला जाएगा, परंतु ये जहां जाएगा वो स्थान क्या होगा, अस्थायी। ठीक है, तो यहां लिख देता हूं, यह अवस्था अस्थायी होती है, यह अवस्था अस्थायी होती है। अब अस्थायी है, मान लो कोई पैसे लेके घर से भाग गया बच्चा, शाम तक पैसे खत्म होंगे तो क्या हो गया, घर ही आना पड़ेगा। तो यह अवस्था अस्थायी है, तो वापस ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पर नीचे वाला अपनी वापस जगह पर आएगा, और आएगा तो फिर क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, पैसे खर्च करते हुए आएगा। और वो ऊर्जा का उत्सर्जन किस क्षेत्र में करेगा, दृश्य क्षेत्र में करेगा, विजिबल रीजन में करेगा, दृश्य क्षेत्र में। ठीक है, और यह ऊर्जा का उत्सर्जन दृश्य क्षेत्र में करते हुए नीचे आता है। ठीक है, यानी डी से डी में गया, इसे बोलते हैं डी डी संक्रमण, इसे डी डी संक्रमण कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, मेन पॉइंट ये है, डी डी संक्रमण कहा जाता है। तो आपसे पूछे कोई भी Ti+3 रंगीन है क्यों, तो आंसर अपने एक ही लाइन में लिखना है, डी डी संक्रमण। ठीक है, डी से डी में संक्रमण हो जाना, और वो कब होगा, जब अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर अपने पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा कि यौगिक अपने पास रंगीन होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो डी डी संक्रमण के कारण यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। तो इसी कारण क्या होता है, एग्जाम्पल लिख लेते हैं जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन में आए हैं। इसी कारण TiCl3 क्या है, रंगहीन है, जबकि TiH2O6 प्लस क्या है, रंगीन है। ठीक है, रंगहीन है, जबकि TiH2O6 रंगीन होता है। क्लियर? और नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, इसी कारण कॉपर सल्फेट क्या है, रंगहीन, जबकि कॉपर सल्फेट डॉट 6H2O ये क्या होता है, रंगीन होता है। आपको पता है नीले रंग का होता है। ठीक है, तो इसमें अपने ये लिख देते हैं कि ये H2O है ना, इसके अंदर कॉपर सल्फेट में, ये किसका काम करता है, लिगेंड का काम करता है, और जिसके कारण इसमें क्या हो जाता है, डी डी संक्रमण हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, डी डी संक्रमण हो जाता है, और डी डी संक्रमण के कारण क्या होता है, ये रंगीन होता है। बहुत ही आसान है, कोई भी दिक्कत आएगी नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है समावयवता। कौन सा है, समावयवता, आइसोमेरिज्म। ये अपना लास्ट टॉपिक है, पर ये बहुत ही बड़ा टॉपिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ये समावयवता अपने आता है त्रिविम रसायन वाले चैप्टर में भी आता है। क्लियर? कौन से चैप्टर में बच्चों, त्रिविम
रसायन वाले चैप्टर में आता है। क्लियर? अगर आपको ये समावयवता क्लियर हो जाएगी तो अपने पास वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म त्रिविम रसायन चैप्टर भी आसानी से क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब आपको बताना है समावयवता होती क्या है। समावयवता होती है कि ऐसे दो का यौगिक जिनके अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु वे विलयन में विभिन्न, अणुसूत्र तो समान होते हैं परंतु उनकी संरचना, प्रकाशीय गुण आदि भिन्न होते हैं। क्लियर? मैं लिख दूंगा इसका C2H6O, ये एग्जाम्पल है। पहले परिभाषा लिख देता हूं। ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु संरचना, प्रकाशीय गुण आदि भिन्न होते हैं, भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। समावयवी कहलाते हैं। ठीक है? और ये सारी प्रक्रिया क्या कहलाती है? समावयवता कहलाती है। अब देखना है अपने को, देखो ये है एक अणुसूत्र है, इससे कितने यौगिक बन सकते हैं? CH3 CH2OH। ये क्या है? इथाइल अल्कोहल। ठीक है? अल्कोहल। और क्या बन सकता है? CH3OCH3। ठीक है? ये क्या है? मिथाइल। तो ये है अपने पास डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। तो परिभाषा समझ गए? तो ये समावयवता है जिसमें अणुसूत्र एक परंतु संरचना सूत्र, प्रकाशीय गुण आदि गुण क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये आपस में क्या कहलाते हैं? समावयवी कहलाते हैं। अपने सिलेबस में जो समावयवताएं हैं वो अपने पढ़ते हैं। जो पहली समावयवता होती है वो है अपने पास आयनन समावयवता। कौन सी है बच्चों? आयनन समावयवता। तो सेम बात याद रखनी है, इसमें अणुसूत्र समान होते हैं परंतु ये यौगिक क्या होते हैं? जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। क्लियर? पहली लाइन सभी में सेम होती है। इस प्रकार वे यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं, अणुसूत्र समान होते हैं परंतु ये जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल अपने पास बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। आपको कोई याद है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूं। ठीक है? एग्जाम्पल FeH2O 5ClBr। ठीक है? ये कौन सा आयन देगा? ये आयनिक भाग है तो बाहर जाते ही ये दे देगा Br माइनस आयन। ठीक है? वह और इसका समावयवी कौन सा बन सकता है? Br अंदर ले आओ, Cl बाहर ले जाओ। FeH2O होल 5 BrCl। और ये कौन सा आयन देगा? Cl माइनस आयन देगा। क्लियर? आयन देगा। तो देखो अणुसूत्र लगभग समान है, पूरा समान। देखो H2O 5 है, वहाँ 5 है, Br 1 है, Cl 1 है, आयरन भी 1 है। तो अब दोनों क्या दे रहे हैं जलीय विलयन में? एक तो Br माइनस आयन दे रहा है और एक क्या दे रहा है? Cl माइनस आयन दे रहा है। क्लियर? तो दोनों में आपस में क्या है? आयनन समावयवता है। अब मैं इन्हें AgNO3 विलयन में डालूंगा। AgNO3 विलयन में
डालने पर भाई AgNO3 टूटेगा तो किस में टूटेगा, Ag प्लस NO3 माइनस में। Ag प्लस किसके साथ जुड़ेगा, Br माइनस के साथ। डालने पर ये क्या देगा, AgBr देगा। क्लियर। अगर उसे डालूंगा तो दूसरे वाले को AgNO3 विलयन में डालने पर क्या देगा, AgCl देगा। तो सिंपल है। तो इस प्रकार के जो समावयवी होते हैं अणुसूत्र समान होते हैं, परंतु जलीय विलयन में ये अलग अलग तरह के आयन देते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं अपने, आयनन समावयवी बोला जाता है। उसके बाद में अपने करेंगे बंधन समावयवता। क्लियर है। बंधन समावयवता, देखो बंधन समावयवता बात आती है बंध बनाने के आधार पर। बंधन समावयवता, समावयवता तो सिंपल सी बात है, इस प्रकार की समावयवता में अणुसूत्र समान, वो तो पहली बात लिखनी है अपने को, ठीक है। इस प्रकार की समावयवता उभय दंतुक लिगेंड दर्शाते हैं। कौन से दर्शाते हैं, उभय दंतुक लिगेंड दर्शाते हैं, याद रखना, ठीक है। अणुसूत्र समान होते हैं, पहली बात तो वही है, वो मैं नहीं लिख रहा, हर बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े अपने को। दर्शाते हैं क्योंकि इनमें लिगेंड बंध दोनों तरफ से बनाता है, ठीक है। और इसका कोई भी अपने एग्जाम्पल लिख सकते हैं जिससे कि अपने ये बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएं। क्लियर है बच्चों। देखो जैसे ये NO2 लिगेंड है, इसके दो भाग थे, एक तो नाइट्रोजन बंध बना रहा था और एक में क्या बना रहा था, ऑक्सीजन बंध बना रहा था, ठीक है। तो अपने लिख देते हैं FeNO2 H2O होल 5। क्लियर। या इजी सा कर लेते हैं ताकि आपको, ठीक है, FeCN6। क्लियर। तो यहां पर अपने लिख देते हैं -3 व FeNC6-3। तो इसमें क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें कार्बन बंध बना रहा है, कार्बन बंध बना रहा है, ठीक है। और इसमें क्या कर रहा है, नाइट्रोजन बंध बना रहा है। तो अणुसूत्र समान है परंतु संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। तो बंधन समावयवता, इस प्रकार की समावयवता में अणुसूत्र समान होते हैं परंतु लिगेंड बंध बनाने वाले लिगेंड कौन से होते हैं, उभय दंतुक लिगेंड होते हैं। क्लियर। अब तीसरा करते हैं हाइड्रेट समावयवता। क्या करते हैं, हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता, तो पहली लाइन तो सभी में सेम होगी, इसमें अणुसूत्र क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो यह अलग लाइन है जो एक प्रकार की आयनन समावयवता है। क्या है, आयनन समावयवता है। यह एक प्रकार की आयनन समावयवता है जिसमें जल विलायक के रूप में उपस्थित होता है, के रूप में उपस्थित होता है, जल विलायक के रूप में उपस्थित होता है। एग्जाम्पल FeH2O
6 H2O 5 Cl 2। क्लियर? वह Fe H2O 4 Cl 2, ठीक है, और Cl डॉट H2O। तो ये देखो इसमें जल विलायक के रूप में उपस्थित है, एक जल का अणु बाहर निकाल दिया, तो ये अपने पास कौन से हो गए? इसे बोलते हैं अपने हाइड्रेट समावयवता। क्या बोला जाता है बच्चों? हाइड्रेट समावयवता। और भी एग्जाम्पल कर सकते हैं अपने बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। एक एग्जाम्पल एग्जाम में आया, सेम इसी से रिलेटेड था। देखो वो एग्जाम्पल ऐसा ही था, FeH2O होल 6 Cl3, वह Fe एक Cl अंदर लिया है, एक H2O बाहर ले गए, H2O होल 5 Cl और Cl2। बहुत आसान है। नेक्स्ट जो समावयवता अपने पास आती है वो है अपने पास उप सह संयोजन समावयवता। वो कौन सी अपने पास? उप सह संयोजन समावयवता। लास्ट है अपने पास, उसके बाद में नेक्स्ट अपने करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उप सह संयोजन समावयवता। इसमें क्या होता है? धनायन और ऋणायन दोनों क्या होते हैं? उप सह संयोजक यौगिक होते हैं। इस प्रकार की समावयवता में धनायन तथा ऋणायन दोनों उप सह संयोजन परिसर में होते हैं। उप सह संयोजन परिसर की जगह यौगिक लिख देते हैं, यौगिक होते हैं। क्लियर? जैसे अपने लिख देते हैं CrNH3 होल 6 और COCl 6। क्लियर? अब ये तो एक यौगिक है। वह अब देखना इसमें अपने धातु को चेंज करना है, लिगेंड को चेंज नहीं करना, ठीक है। तो इसमें अपने पास CO इधर ले जाएंगे और NH3 होल 6 और CrCl 6, ठीक है। तो ये होते हैं अपने पास उप सह संयोजन समावयवता। इसका जो 5th पार्ट है वो होता है त्रिविम समावयवता, जो अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और आज जो अपने टॉपिक किए हैं उससे बहुत मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अपने पास बंधन समावयवता सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला पॉइंट है और सिंपल सा भी पॉइंट है। क्लियर है बच्चों? कल अपने स्टार्ट करेंगे त्रिविम रसायन, त्रिविम समावयवता, जो अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चैप्टर भी है, उसके साथ अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर भी स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। ज़्यादा बड़ा हो गया क्या?